हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि लास्ट सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो आप सभी का स्वागत है। तो चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आज हम लास्ट ईयर जो सीटेट सीडीपी में कॉन्सेप्ट या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे सम आलोचनात्मक के टॉपिक से, जिसे हम चिंतन के प्रकार कह सकते हैं। तो चिंतन के प्रकार से जो टॉपिक जो क्वेश्चन आए हैं सम आलोचनात्मक से संबंधित, तो जैसे हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या होता है सम आलोचनात्मक चिंतन, और इसको बच्चों में डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो उसी पर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए समझते हैं कि ये जो टॉपिक है सीडीपी का काफी इंपॉर्टेंट है। तो आलोचनात्मक कहो, देखिए सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि एक जो मतलब टर्म होता है, वर्ड होता है, उसको हम अलग अलग कितने नामों से बुला सकते हैं। और इंग्लिश में तो मोस्टली जो है उसके लिए एक ही तरह के टर्म यूज किया जाता है। तो इसमें भी वही बात है कि जो जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, है ना, तो उसको हम कौन कौन से नामों से यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। तो वह है आलोचनात्मक कहो, या फिर आप उसी को जो है सम आलोचनात्मक कहो मनोविज्ञान की भाषा में, साइकोलॉजी में, या फिर आप कहो उसे समीक्षात्मक, किसी भी तथ्य की समीक्षा करना, उस पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना, विश्लेषण करना, यही जो है समीक्षा कहलाती है, यही जो है सम आलोचना कहलाती है, यही जो है आलोचना कहलाती है। इसी को हम विस्तृत रूप से समझते हैं डेस्क्रिप्टिवली। तो देखिए यहाँ पर जो है आलोचनात्मक, समालोचनात्मक या फिर समीक्षात्मक या फिर इंग्लिश में कहे क्रिटिकल थिंकिंग आखिरकार है क्या। तो देखिए सम आलोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय वस्तु, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, कोई भी जो है विषय है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का हम विषय अगर हम लगा ले रिसेंट में कि जो है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, या फिर पानी के संरक्षण को कैसे जो है बढ़ावा दिया जाए। अगर रिसेंट के हम जो है तथ्य देखें तो इसी तरह का हम जो है बच्चों के सामने या फिर जो है एक समस्या रख देते हैं, एक टॉपिक रख देते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु या फिर सब्जेक्ट पर उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान द्वारा आलोचना के साथ में चिंतन करना ही सम आलोचनात्मक कहलाता है। यानी कि किसी भी बात पर, किसी भी समस्या पर, किसी भी विषय वस्तु पर सिर्फ एक पक्ष से नहीं सोचना है, बल्कि विभिन्न पक्षों से सोचना है। और जिसमें जो है उसके जो है मतलब पक्ष में भी तर्क होंगे, विपक्ष में भी तर्क होंगे, यानी कि बराबर सम आलोचना, यानी कि समान, पक्ष में भी सोचना, विपक्ष में भी सोचना, उसके लाभ के बारे में भी सोचना, उसकी हानि के बारे में भी सोचना, उसके दोष के बारे में भी सोचना, उसके गुण के बारे में भी सोचना। तो इस तरीके से जब हम किसी भी विषय के ऊपर सोचते हैं तो हम उसे इस तरीके से विश्लेषण करना, इस तरीके से तर्क देना, इस तरीके से चर्चा करना, इस तरीके से मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, सम आलोचना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, दूसरे शब्दों में इसे समझते हैं। तो दूसरे शब्दों की अगर बात करें तो किसी विषय वस्तु के अर्थ, अवधारणा, पक्ष विपक्ष, है ना, पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण आदि सभी पक्षों पर विचार करना ही सम आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे मूव करते हैं, समझते हैं। अर्थात तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए, वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना ही सम आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जब हम समझ लेते हैं बच्चों, जब हम किसी भी समस्या को उसके अवगुण, उसके गुण, उस पे तर्क वितर्क, उसके दोष गुण, है ना, उसके पक्ष विपक्ष, सब तरह से उस पर विचार, सोच विचार कर लेते हैं, सब तरह से विश्लेषित कर लेते हैं, सब तरह से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी भी वस्तु पर गंभीर रूप से सोचना ही जो है समालोचना कहलाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं इसे और दूसरे अन्य शब्दों में। इसके सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको समझने हैं कि इसके अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर हमें बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, उन्हें समालोचक बनाना है, यानी वो रूढ़िबद्ध तरीके से ना सोचे, वो पारंपरिक तरीके से ना सोचे,
जैसे पारंपरिक तरीके से अगर मैं एक ऐसा मतलब आपको जीवंत एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे अगर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है खासकर इन दिनों में, सर्दियों में, तो वो एक ही बहाना जो है पारंपरिक जो उनका बना हुआ है कि हरियाणा में क्या होती है, पुराली फूंकी जाती है, ठीक है, तो वो उसको एक मतलब अपना दीवार या फिर कह सकते हैं ढाल बना के उसको जो बहाना बना के जो है खड़ा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पीछे के तथ्य को पर अगर विश्लेषण किया जाए, चर्चा की जाए, तर्क और वितर्क में पक्ष रखे जाए, मूल्यांकन किया जाए, विश्लेषित किया जाए, तो उसके बहुत और अन्य कारण हैं जिन पर चर्चा की ही नहीं जाती, जिन पर जो है विचार विमर्श किए ही नहीं जाते। ठीक उसी तरीके से अगर बच्चे फेल हो जाते हैं परीक्षा में तो क्या कहा जाता है, वो पारंपरिक जो एक बना हुआ है विचार, वो ये कहा जाता है कि इस स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। तो इस जो बच्चे भी आगे जो समाज में जैसे बहुत सी अवधारणाओं से जो है वो कह सकते हैं ग्रसित हो जाते हैं, पारंपरिक रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो मतलब पारंपरिक तरीके से ना सोचे, रूढ़िबद्ध तरीके से ना सोचे, सभी तरह से विचार करे। तो जरूरी ये होता है कि बच्चों में इस तरह के विचार, इस तरह के चिंतन हम विकसित कर पाए। तो जरूरी ये है कि जब हम इस तरह की लर्निंग उन्हें करा रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला यहाँ पर प्रासंज्ञान, दूसरा विश्लेषण, मनन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी कि जब हम उन्हें पढ़ाए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय वस्तु दे, तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों को हम ये सिखा रहे हों कि अगर हमें पानी का संरक्षण करना है तो किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, तो उसके बारे में बच्चों को हमें कंप्लीट नॉलेज देनी है। पूरा का पूरा उससे संबंधित जितनी भी जो है आवश्यक सूचनाएं हैं वो होनी चाहिए। दूसरा विश्लेषण, यानी कि बच्चों में जो बच्चे विश्लेषित कर पाए कि देखिए इसमें कौन सी सूचना जो है गलत है, कौन सी सही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर मनन करना, यानी कि वो जो सुझाव दे रहे हैं, जो भी समाधान दे रहे हैं, तो वो कितने सही है, कितने गलत है, इस पर भी जो है विचार करना चाहिए। दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भी मैंने अभी आपको समझाया है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ पुराने ढंग से ना सोचे, पारंपरिक ढंग से ना सोचे, हम उन्हें इस तरीके से पढ़ाए ताकि उनमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके, उनमें समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। तो इतने अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखकर ही हमें उन्हें कोई भी विषय वस्तु देनी चाहिए और विषय वस्तु को क्लियर कराते टाइम इन अनिवार्य तत्वों को जो है फोकस करना चाहिए। बात करें कि समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व यहाँ पर या फिर कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए बच्चा एक ही ढंग से सोच रहा है या फिर बच्चा जो है आलोचनात्मक ढंग से नहीं सोच रहा है, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो अगर बात करें रुचि, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सही बात को जानने का, वो जैसा उसने सुना उसने वैसा मान लिया। अभिप्रेरणा, हमने उसको मोटिवेट नहीं किया या फिर वो खुद मोटिवेटेड नहीं है सही और सच बात को जानने के लिए। सतर्कता, वो अवेयर ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, नए तरीके और कौन से हो सकते हैं, है ना। और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, उसको तो एक ही तरीके से सोचना है, रूढ़िबद्ध तरीके से सोचना है, ठीक है। उसको मतलब नए तरीके से या फिर जो है जिसमें हम कह सकते हैं ना कि एडजस्टमेंट हम हर एक चीज में जैसे ढूंढते हैं, तो इसका कि बीच का रास्ता क्या है, तो वो उस तरीके से नहीं सोचता। दूसरा यहाँ पर फिफ्थ है कि बुद्धि की श्रेष्ठता, ये भी एक अनिवार्य कारक होता है। कहने का मतलब यही है कि जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है वो उसमें नवीन विचारों का उद्गम होता रहता है, वो नवीन ढंग से सोचता है चीजों को। और जो बच्चा सामान्य बुद्धि या फिर जो कह सकते हैं सामान्य से औसत से नीचे की बुद्धि का होता है, जिसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो भी ये भी कारक बहुत ज्यादा अपना रोल दिखाता है कि वो नए विचारों को नहीं सोच पाता है और आलोचनात्मक ढंग से वो सोच ही नहीं पाता है कि इसमें और क्या नया हो सकता है। ठीक, सुझावों की ग्रहणशीलता, आपको किसी ने कुछ बात बोली, आपको किसी ने कोई भी सजेशन दिया, ठीक है, तो एक बच्चे ने ग्रहण कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, तो इससे भी जो है उसका समालोचनात्मक तरीके से सोचना प्रभावित जरूर होगा। पूर्वाग्रह, आपने सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को आप पकड़े बैठे हैं, नई बातों को आप सुन ही नहीं रहे हो, उस पर विचार ही नहीं करना चाहते हो, तो आप आलोचनात्मक ढंग से सोच ही नहीं पाओगे। तत्परता, जरूरी है कि आप नई नई चीजों को जानो, आप अवेयर रहो, आप तत्पर रहो। संवेग, आप इमोशनल, मतलब आप तो सिर्फ और सिर्फ
जो है हमेशा मतलब निराश रहते हो, उदास रहते हो, एक्टिव नहीं रहते हो, तो इस वजह से भी आप जो कह सकते हैं कि नई चीजों को जानने से पीछे रह जाते हैं और अपडेटेड आप नहीं रह पाते हैं, या फिर आप समालोचनात्मक यानी अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, समालोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो जब बच्चे जो होते हैं कि यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन को जो कारक प्रभावित करते हैं तो वो निम्नलिखित है, आपने देख लिया, समझ लिया। तो ये सभी कारक बच्चे के समालोचनात्मक ढंग से सोचने को प्रभावित करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म था। अब आगे मूव करते हैं, समझते हैं। देखिए, आप एक टीचर हैं, आपके हाथों में बहुत से बच्चों का जो है भविष्य है, तो आप यही चाहोगे कि मेरी क्लास में या फिर मेरे सामने जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो आगे जाकर भविष्य में समाज में आ रही चुनौतियों का सामना कर पाए, उन्हें समझ पाए, उनका विश्लेषण किस तरीके से करना है, उनका समाधान किस तरीके से करना है, उसमें ये गुण मैं विकसित करने में सक्षम हो जाऊं। तो मुझे इस तरीके से बच्चों को जो है पढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या करें? आप एज ए कह सकते हैं कि आप टीचर है, अध्यापक है, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? तो देखिए, आपके जो भी जिस तरह के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहला आपका जो है दायित्व बनता है कि किसी भी मुद्दे पर बच्चों को वाद प्रतिवाद के लिए प्रोत्साहित आपको करना है। ठीक है। दूसरी आपकी ड्यूटी बनती है, दूसरा आपका दायित्व बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि बच्चों के मध्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिससे वह मतभेदों को सुलझा सके। यानी कि एक पक्ष मेरा है, दूसरा पक्ष सामने वाले दूसरे बच्चे ने कोई मत दिया है, मेरे मत उसके मत से बिल्कुल भिन्न है, तो वो जो मतभेद होता है तो उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। ठीक है, कुछ मत पक्ष में आएंगे तो कुछ मत विपक्ष में आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से उनको कैसे सुलझा सके वो, और बच्चों को किसी भी समस्या समाधान के लिए रचनात्मक पर विकास करने, उसकी रचनात्मकता पर विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे रचनात्मक ढंग से सीखे, बच्चे आलोचनात्मक ढंग से सीखे, बच्चे आलोचनात्मक ढंग से सोचे, रचनात्मक ढंग से सोचे। ठीक, वो मतलब नए नए तरीकों पर बात करें। भारत में शिक्षा अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर होना चाहिए, तो बच्चों में ऐसा विकास करना जिससे कि वह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सके। अन्य आपका कार्य है कि एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में इस व्यवहार को विकसित करे कि बच्चे समालोचनात्मक चिंतन करते समय प्रमाणिक तथ्यों का ध्यान रखें। प्रमाणिक तथ्यों की बात कहने का मतलब यही है कि जो मौलिक तथ्य होते हैं, जो प्रमाणिक तथ्य होते हैं। प्रमाणिक तथ्य, आप किसी भी तथ्य को कब कह पाओगे कि ये जो है बिल्कुल सटीक है, ये प्रमाणिक है, यानी प्रूफ हो चुका है? कब कह पाओगे? जब आप उसको उस पर तर्क वितर्क कर चुके हो, जब आप उसे पूरी तरह से मूल्यांकन कर चुके हो, जब आप उसको जो है पूरी तरह से विश्लेषित कर चुके हो। ठीक, आप उसे कंप्लीटली जो है एनालिसिस कर चुके हो, तो तब आप प्रूव कर पाओगे ना कि कोई भी तथ्य कितना प्रमाणिक है, कितना सच है और कितना झूठ है, हम उससे कितना मतलब सही माने, कितना गलत माने, तब आप जो है प्रमाणित कर पाओगे। तो इस तरीके से एक बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन या फिर रचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए आपके इतने दायित्व बनते हैं। तो एज ए टीचर आपको ये कार्य अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में कराने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ था 2023 में अगस्त में, तो वहीं से रिसेंट के जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो यही मतलब आप यहाँ पर जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप जो है क्वेश्चन को भी डील अच्छे से कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अगर आप उनको लर्निंग करा रहे हैं, अगर आप उनको अधिगम करा रहे हैं, तो एज ए टीचर आपकी फर्स्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, या फिर समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, या फिर तथ्यों को रटना, या फिर यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट। तो देखिए, अभी हमने जैसे कि कॉन्सेप्ट को भी समझा है, और वैसे भी इसका आंसर सटीक जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो है पहली ड्यूटी यही बनती है कि हम बच्चों में इस तरीके की एक्टिविटी कराए जिससे कि बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो पाए, ना कि प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कि हमें उनमें कॉम्पिटिशन नहीं, बिल्कुल नहीं कराना है, वो एक नेगेटिव सेंस में जाएगा।
ठीक है। हमें बच्चों को ऐसे बिल्कुल भी तथ्यों को नहीं रटवाना है जिससे बच्चे रट्टू तोता बन जाए और वो सही और गलत का फर्क ना जान पाए, वो विश्लेषण करना ना जानते हो, वो जो है मूल्यांकन करना ना जानते हो। तो इस तरह से हमें अधिगम नहीं कराना है, ना ही हमें उनको याद करने पर जोर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड लेवल में आपका लेवल 2 में आया हुआ है अगस्त 2023 के क्वेश्चन पेपर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने है। कथन का ये क्वेश्चन है, इस बार मोस्टली जो है कथन से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी जो है कथन का है, यहाँ पर आप कथन पढ़ेंगे और उसके बारे में कारण बताएंगे कि सही है या फिर गलत है। तो देखिए पहले कथन पढ़ लेते हैं। कथन क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच सम आलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने यहाँ पर यही तो समझा है कि सिर्फ एक पक्ष पर सोचना नहीं है, हमें उन्हें जो है इस तरह की एक्टिविटी करानी है, इस तरह का अधिगम कराना है कि वो विभिन्न दृष्टिकोणों से सोच पाए। बात करें कि ये कितना सही है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही है, तर्क भी सही है, यहाँ पर जो है कथन जो दिया गया है कथन भी सही है और उसके पक्ष में जो कारण दिया गया है वो भी एकदम सही है। तो हमारा ए और आर दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक, सही हुआ दोनों। यहाँ पर आगे मूव करते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है ये भी प्रीवियस ही लिया गया हुआ है, रिसेंट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों के सम आलोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। देखिए जब बच्चे सिर्फ इतना हम उनसे बोले कि सीधे सीधे जब उनसे पूछे क्या और क्या के जब हम सवाल पूछते हैं क्या, तो वो सीधे अपना आंसर बनाकर दे देते हैं, ठीक। अभी हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला जो ऑप्शन है वो है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक। दूसरा है आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितनी राजधानियां हैं। तीसरा है आपके देश का नाम और मानचित्र, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। अगर हम इसकी बात करें कि पानी कहाँ से आता है तो सीधा सवाल जहां से भी जो जवाब बनता है वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपके देश का नाम पूछे और मानचित्र पर उसकी स्थिति पूछे तो वो भी बच्चे जो है सीधे याद करके आएंगे और बता देंगे, ठीक। अगर ये पूछे कि देश में कुल कितने राज्य है और कुल कितनी राजधानी है तो याद करने वाली बात है, याद करेंगे और सटीक आपको जो है डायरेक्ट आंसर दे देंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, जब ये क्यों और कैसे के क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाते हैं ना, क्यों और कैसे कैसे है ना, और साथ ही में किस लिए, जब इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही वो तरीका है कि हमें बच्चों में समालोचनात्मक या फिर रचनात्मक चिंतन विकसित करना है। तो हमें इस तरह से जो है उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्यों, कैसे और किस लिए। अगर ये पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है या फिर क्या है तो सीधा आंसर है दिल्ली है। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली है तो क्यों है या फिर वो कैसे बनी, तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर भी जो है सीधे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण वही मतलब मैंने आपको जो प्रमाणिक तथ्यों पर जो बात की, यानी कि किसी बिंदु के किसी भी समस्या के बारे में तर्क या वितर्क में अपने विचार देने से पहले ये भी जरूरी है कि वो कितना प्रमाणिक है, ये भी जांच लेना पहले जरूरी है कि वो है कितना प्रमाणिक है। तो प्रमाण का यहाँ पर क्या रोल होता है समालोचनात्मक चिंतन में। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या फिर समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, यानी कि अनिवार्य ही नहीं है, ठीक, उसकी कोई जरूरत नहीं है। या फिर व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा यानी कि उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, या फिर प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हम बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाहते हैं तो देखिए विश्लेषण को तो हम नहीं हटा सकते ना,
और किसी भी पक्ष में, चाहे वो उसके मतलब पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, तो प्रमाण की या फिर जो सूचनाएं हमने इकट्ठी की है, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अप्रासंगिक तो वो बिल्कुल नहीं है ना, वो तो जरूरी एक पक्ष है, वो तो एक अनिवार्य है। तो प्रमाण का अपने आप में ये रूल है, यानी किसी भी तथ्य को अगर हम प्रमाणित करते हैं सूचनाओं के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से, तो वो क्यों करते हैं? ताकि उसकी सटीकता हम जो है निर्धारित कर पाए। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने समझे हैं पूरे को पूरे समालोचनात्मक या फिर समीक्षात्मक चिंतन को हमने अच्छे से डेस्क्रिप्टिव भी समझा है, विश्लेषित किया है, मूल्यांकन किया है। आपके सामने प्रमाणित रूप में हमने जो है क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर जो है डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ हर एक का आंसर आपने अच्छे से लिया होगा, समझा होगा। तो ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें कोई आपको ये भी नहीं है कि मतलब कहीं से बनाए हुए फॉर्मेटेड क्वेश्चन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो आप इसे अच्छे से समझे। बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करें। कोई भी कमेंट हो तो इससे संबंधित जरूर जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।